नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आज हम गुट निरपेक्षता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गुट निरपेक्षता, अर्थ एवं परिभाषा। तो गुट निरपेक्षता का उदय कैसे होता है, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले देखते हैं हम गुट निरपेक्षता उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, अपितु यह सुविचारित अवधारणा थी। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। तो ये वो दौर था जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटी हुई थी, एक तरफ पूंजीवादी राष्ट्र और दूसरी तरफ साम्यवादी राष्ट्र। तो उनकी कोशिश थी कि पूरी दुनिया को वो अपने गुट में, जितने भी देश आ रहे हैं, नए स्वतंत्र हो रहे हैं, उनको अपने गुट में शामिल करके अपने गुट को और ज़्यादा मजबूत बनाना। तो उस दौर में जब हम कह सकते हैं संकट के बादल मंडरा रहे थे, युद्ध की संभावनाएं बन रही थी, स्वाधीनता की रक्षा करना मुश्किल हो रहा था, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सुविचारित अवधारणा, इसे हम कह सकते हैं, ये कोई मात्र संयोग नहीं था। गुट निरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। तो वो दौर जिसमें कि दोनों गुटों में हर कोई देश जो है वो शामिल हो रहा था, तो वहाँ पे अपनी स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए इस गुट निरपेक्षता का उदय होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार दो विरोधी गुटों में विभक्त हो चुका था। अमेरिकी गुट एशिया के नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह का दबाव डाल रहा था ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाएं। तो जो दो ध्रुव बने, अमेरिका के नेतृत्व वाला और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व वाला। तो अमेरिकी गुट जो है वो एशिया के नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाए। लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे। अपने आप को किसी विवाद के साथ संबद्ध नहीं रखना चाहते थे और उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश तीसरी शक्ति हो सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो दोनों गुटों में जो दो ध्रुव बने हुए थे, उस दो ध्रुवी राजनीति को बदलने के लिए गुट निरपेक्षता का उदय होता है, और एक तीसरा ध्रुव, या कह सकते हैं उन दोनों ध्रुवों को धीरे धीरे कमज़ोर करने की गुट निरपेक्षता के माध्यम से कोशिश हुई, और जिसका कारण या जिनका उद्देश्य हम कह सकते हैं अपनी स्वाधीनता की रक्षा करना था। सन 1947 में स्वतंत्र होने के उपरांत भारत में गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करना शुरू हुआ, और उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की। जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए, वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति में विश्वास व्यक्त किया। तो शुरुआत कहाँ से होती है? भारत से होती है। आज़ादी के तुरंत बाद ही जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं हो रहा है, और वहीं से दुनिया को एक नया, कह सकते हैं एक नया अवसर उनको मिल गया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा युगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने तीसरी शक्ति की इस धारणा को मजबूत बनाया, और इन तीनों के प्रयासों के कारण ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। वस्तुतः शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने
गुटनिरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक का काम किया। उनसे उन्हें कह सकते हैं कि नई एनर्जी मिली कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। लंबे औपनिवेशिक आधिपत्य से संघर्ष के बाद स्वतंत्र होने के उपरांत किसी दूसरे आधिपत्य को स्वीकार कर लेना नवोदित राष्ट्रों के लिए एक असुविधाजनक स्थिति थी। तो बहुत लंबे समय तक जितने भी औपनिवेशिक जो साम्राज्यवाद के कारण प्रताड़ित राष्ट्र थे, वो सभी बड़ी मुश्किल से एक लंबे आंदोलन के बाद आज़ाद हुए थे, और आज़ादी के तुरंत बाद ही पुनः किसी गुट में शामिल होकर के अपने राष्ट्र संबंधी सारे निर्णय लेने के अधिकार दूसरे राष्ट्र को सौंप देना उन्हें ठीक नहीं लगा। यह असुविधाजनक स्थिति उनके लिए थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप हो, जिनमें उनका आत्मसम्मान भी बना रहे और उनके राष्ट्र की क्षमता जो है वो भी उसी के अनुरूप हो। स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुटनिरपेक्षता की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी। तो भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो, इन तीनों के संयुक्त प्रयासों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। और इसमें आत्मसम्मान और उनके राष्ट्र की क्षमताएं कितनी है, वो अपने राष्ट्र की जो दक्षता है उसके आधार पर इन्होंने निर्णय लिया कि हमें जो है गुटनिरपेक्षता में ही रहना है। 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, उसमें मात्र 25 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में देखे जाए तो इसमें कुल 120 सदस्य हो चुके हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बाहुल्य जो है वो कहाँ है। तो इसकी शुरुआत हम माने तो वो एशिया और अफ्रीका से है, मान सकते हैं। यहाँ के ज़्यादातर अफ्रीका का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, सारे ही राष्ट्रों पर ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों का अधिकार था, और भारत सहित ये एशिया के जो राष्ट्र दिख रहे हैं उन पर भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन का अधिकार था। तो ये सारे ही ऐसे राष्ट्र थे जो किसी न किसी राष्ट्र के अधीन रहे थे, और बड़ी मुश्किल से लंबे एक आंदोलन के स्वरूप इनको आज़ादी मिली। तो ये सभी राष्ट्र फिर पुनः दूसरे के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इन्होंने गुटनिरपेक्षता में विश्वास व्यक्त किया, और आज इसके कुल 120 सदस्य हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम गुटनिरपेक्षता, अर्थ एवं परिभाषा। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्षता के सही अर्थ के संबंध में अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई है। यह शब्द शायद जवाहरलाल नेहरू की देन है, परंतु स्वयं नेहरू भी इससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि इस शब्द से निषेधात्मक भाव आते हैं। एक नकारात्मकता इसमें आती है कि हम गुटों से अलग रहने की बात होती है, गुटों में नहीं मिलने की बात होती है दूसरे राष्ट्रों में। तो एक नकारात्मकता की भावना, एक निषेधात्मक भाव जो है वो इसमें आते हैं। इसे अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थवाद, सकारात्मक तटस्थता, गतिशील तटस्थता, स्वतंत्र सक्रिय नीति और शांतिपूर्ण सक्रिय सह अस्तित्व भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नामों से इसे पुकारा जाता है, बोला जाता है। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर जो एक विचारक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार, उन्होंने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित 6 अर्थों की व्याख्या की। तो जो अलग अलग अर्थ लोग इसके लगाते हैं, सही अर्थ क्या है गुटनिरपेक्षता का, तो उसके बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको स्पष्ट किया है। और गुटनिरपेक्षता के जो 6 अर्थ जो चल रहे थे, प्रचलन में थे, उनके अर्थ इन्होंने बताए हैं। ये जो 6 धारणाएं हैं वो है अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंलग्नता। तो जो प्रचलन में थे उस समय, उनके बारे में जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने बताया है। पहला लेते हैं इसमें अलगाववाद। ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे बिल्कुल ही अलग रहें। तो अलगाववाद का इससे अर्थ अगर लें
तो वो बिल्कुल ही अलग हमें नज़र आता है। दूसरा जो अर्थ इसका दिखता है वह है अप्रतिबद्धता। अप्रतिबद्धता का अभिप्राय है किन्हीं दो अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न होना, तो उनसे अलग रहना, उनका समान बराबर संबंध उनके साथ में रखते हुए पूरी तरह प्रतिबद्ध न होना, यह है अप्रतिबद्धता। तीसरा देखें जो प्रचलन में नाम चल रहा है वह है तटस्थता। यह है एक देश की वह कानूनी एवं राजनीतिक स्थिति है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती है। तो तटस्थ है वो, किसी के भी साथ वो नहीं मिल रहा है। चौथा देखें तटस्थीकरण। इसका अर्थ है कि देश हमेशा के लिए तटस्थ है और अपनी इस स्थिति को कभी नहीं छोड़ता है। स्विट्ज़रलैंड इसी स्वरूप के राज्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो सदा से ही तटस्थ है। वो किसी भी स्थिति में किसी भी दूसरे गुट में या राष्ट्र के साथ में वो नहीं जुड़ेगा, तो यह है तटस्थीकरण। पांचवा देखिए इसमें, तो वह है एक पक्षवाद। एक पक्षवाद सिद्धांत का अर्थ है कि प्रत्येक देश को निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं या नहीं। तो ये एक पक्षी है, इसमें वो राष्ट्र निशस्त्रीकरण करने की बात करता है, जबकि उसके पड़ोसी राष्ट्र या दुश्मन राष्ट्र अगर समझ लीजिए हथियार बनाते हैं तो वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, उस ओर ध्यान नहीं देता है। तो ये था एक पक्षवाद। छठी परिभाषा इसकी जो प्रचलन में है वो है असंलग्नता। यह विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष में उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती है और यह बताती है कि हमें इस संघर्ष से दूर रहना चाहिए। दूर रहने की बात है, किसी के भी साथ जुड़ना नहीं, उसे हम कहते हैं असंलग्नता। एक पक्षीय बात करता है एक पक्षवाद, और तटस्थ रहने की बात करता है तटस्थीकरण। और तटस्थता जो लगातार किसी भी युद्ध में साथ में शामिल नहीं होना, तटस्थ रहना, वो तटस्थता है। और अप्रतिबद्धता किसी के भी साथ प्रतिबद्ध नहीं होना। और अलगाववाद का अर्थ है कि उनसे अलगाव करना, उनसे अलग रहना बिल्कुल ही। तो ये जो 6 अर्थ या कह सकते हैं कि उसका जो है इसको गुट निरपेक्षता के 6 अलग अलग अर्थ जो निकाले जा रहे थे उनके बारे में बताया है विस्तार से। जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर ने जो ये 6 अर्थ बताए थे उनके मत में गुट निरपेक्षता उपयुक्त सभी धारणाओं से भिन्न है। तो जो 6 अर्थ बताए उनसे अलग है। यह मैत्री संधियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है। तो उसमें किसी से या तो नहीं जुड़ने की बात है या उनसे अलग रहने की बात है, लेकिन ये कहते हैं कि ये उसे आगे की बात हमें करनी चाहिए। गुट निरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नीति और कार्यवाही की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसकी क्या नीति होगी उस राष्ट्र की, इस बारे में उस राष्ट्र को स्वतंत्रता होनी चाहिए। गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना। तो शक्तिमूलक राजनीति जो है, जो शक्ति संतुलन की बात होती है, एक तरफ जो 2 ध्रुव थे उनसे अलग रहना, स्वयं को पृथक रखना, वह सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हो या गुट निरपेक्ष हो। जो 6 अर्थ पीछे थे उनमें ये किसी में भी सहयोग की बात नहीं थी। तो अपनी स्वतंत्रता को भी बनाए रखना है, अपने अस्तित्व को भी बनाए रखना है और निर्णय जो है नीति का स्वयं करना है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी करना है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी बनाए रखना है। तो ये जो सारी चीज़ें शामिल होती है उसको हम कहते हैं कि यह है गुट निरपेक्षता। वास्तविक गुट निरपेक्षता यही है। इस प्रकार यह नीति अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है,
जैसा इस पर आरोप लगता है, बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की है। गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है अपनी स्वतंत्र रीति और नीति। तो ये संन्यास लेने की या चुप बैठने की या छिप जाने की नहीं है जैसा इस पे आरोप लगता है, बल्कि ये एक कह सकते हैं कि मित्रता का भाव जागृत करने की नीति है और पूरी दुनिया को युद्ध के संघर्ष के मैदान में बदलने से रोकने की नीति इसको हम कह सकते हैं। किसी एक गुट के साथ संबद्ध न होकर उचित अनुचित का विचार करना है इसके अंदर, तो किसी के भी साथ जुड़ कर के और समर्थन उसका हम कर दें तो वो गुट निरपेक्षता वहाँ पे नहीं हो सकती है। किसी एक गुट के साथ संबद्ध होकर उचित अनुचित का विचार किए बिना समर्थन करना गुट निरपेक्षता नहीं है। तो यह है वास्तविक गुट निरपेक्षता, इसको हम कह सकते हैं। तो स्वार्जनबर्गर ने इसको स्पष्ट किया है कि जो प्रचलन में जो नाम चल रहे हैं उनकी बजाय वास्तविक अर्थ इसका क्या होना चाहिए। इसका अर्थ अप्रतिबद्धता, असंलग्नता या तटस्थता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सबके साथ में जुड़ने की बात करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करना। तो विश्व में शांति का संदेश देने की बात इसमें कही गई है। यह है गुट निरपेक्षता अर्थ और इसकी परिभाषा। धन्यवाद।